सबसे पहले मैं राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, अब जिस तरह से कल अमित शाह का ये बयान आया कि ये चुनाव 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, हालांकि आकलन अनुमान लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कि तमाम नेता, खुद पीएम, गृह मंत्री, तमाम दिग्गज भरे मंचों से जिस तरह से कांग्रेस को टारगेट कर रहे थे, राहुल गांधी को सीधा टारगेट कर रहे थे, कभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसका जिक्र किया जा रहा था, उसके जरिए निशाना साधा जा रहा था, कभी अमेठी छोड़ने पर राहुल गांधी को टारगेट करना, उन्हें सीधा शहजादा कहना, पाकिस्तान शहजादे को पीएम बनाने पर उतावला है। तमाम जो बयान आए, अनुमान तो लग रहा था, लेकिन अब इस बयान के बाद क्या रणनीति आपको समझ में आ रही बीजेपी की? क्या मुद्दों से हटाकर इस चुनाव को चेहरों पर लाने की कोशिश की जा रही है, और अगर हां तो यहां किसे डेंट पड़ता आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हुआ और चुनावों की घोषणा के पहले आपने देखा पूरे देश का प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दौरा किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उसके बाद देश के सारे मंदिरों का उसके पहले और बाद में, और करीब करीब सारे राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में तमाम परियोजनाओं की आधारशिला, शिलान्यास, लोकार्पण वाले कार्यक्रम। चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चुनाव लगातार चुनाव की घोषणा से पहले किए, और आपने और देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा इस चुनाव के समय था शुरू होने से पहले, और ऐसा लग भी रहा था और लोगों के आम धारणा में भी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना शुरू किया अब की बार 400 पार, और लोगों में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। सत्ताधारी दल का ये अधिकार भी है और विपक्ष का भी अधिकार है वो कि अपने तरह से अपने मुद्दों पर अपना नैरेटिव सेट करें। उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि अब की बार 400 पार। चुनाव जीतने और हारने की बात तो अलग है, 400 पार का नारा उन्होंने दिया। और देश में मैं जहां भी गया लोगों से मिलता रहता हूं, तो लोग इस बात की चर्चा नहीं करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ रही है कि नहीं। वो चर्चा इस बात की करने लगे कि अब की बार 400 पार होगा कि नहीं, और जीत हार की बात नहीं। चुनाव शुरू यहाँ से हुआ था, और उसके बाद जब विपक्ष ने उस 400 पार के नारे को और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों के बयानों के आधार पर विपक्ष ने जब इस बात को बहुत तेजी से फैलाना शुरू किया कि ये संविधान में संशोधन करने के लिए 400 पार चाहते हैं, और ये तमाम चीज़ें विपक्ष ने उसमें और मुद्दों को जोड़ कर कि ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, जब ये चीज़ बहुत आक्रामक तरीके ने विपक्ष ने शुरू की, तो बीजेपी बैकफुट पर आई। और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उनके सारे इंटरव्यूज़ आप देख लीजिए। मैंने पहले भी ये बात कही अपने रैलियों में, पहले चरण के चुनाव तक आते आते भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे से ज़्यादा डिफेंसिव ये हो गई कि संविधान बदलने के लिए बाबा साहब भी आ जाएं तो बदल नहीं सकते, और तमाम वो बात। और इतने सालों में, इतने साल की सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें डिफेंसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी आ गई। और अब आप देखिए बीजेपी की रैलियों में नेताओं का अब की बार 400 पार का नारा हल्का हो गया है, अब उसकी गूंज उस तरह से सुनाई नहीं दे रही है। अब सवाल ये है कि जब चुनाव पहले दूसरे चरण के बाद आगे बढ़ा, तो प्रधानमंत्री ने खुद ही पहले चरण के बाद उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद ही इस चुनाव को डाइवर्ट करने की और मुद्दों पर लाने की, उन मुद्दों पर जिस पर वो अब तक चुनाव जीतते रहे। मंगलसूत्र आपका छीन लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपकी ये बातें जब करना शुरू किया, इसके बाद ये तय हो गया कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस पिच पर बैटिंग की थी वो वापस उसी पर आ गई। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट आई 24 घंटे पहले, और वो खूब चर्चा में है। और इस समय चुनाव के 3 चरणों के बीच जाने के बाद इस तरह की रिपोर्ट को जारी करना और ये कहना कि
मुसलमानों की आबादी जो 9 दशमलव कुछ थी वो 14% पहुंच गई, यानी मुसलमानों का 4% से जनसंख्या तेजी से बढ़ी, हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों का बढ़ गया अनुपात। और इसके बाद बार बार मुसलमानों की बात करना, विकास बनाम जिहाद की बात करना, तो अब चुनाव को उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी वही जातिगत जनगणना, वही आरक्षण खत्म कर देना, बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म, अभी आपने जो राहुल गांधी का, तो इसी के इर्द गिर्द चुनाव को ले जाने की कोशिश है। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी अपनी कोशिशों, अपने भाषणों, अपने तमाम भारत जोड़ो यात्रा और तमाम उससे जितना वो प्रयास करते हैं बड़ा नेता बनने का या लोगों के बीच पहुंचने का, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनको बड़ा नेता बना देते हैं। बार बार उनकी चर्चा करके, बार बार कभी सदस्यता रद्द होती है, कभी उन पर मुकदमा होता है, कभी तमाम तरह की बात, कांग्रेस का खाता सीजी है इनकम टैक्स की तरफ से, अभी 2 दिन पहले 2 उद्योगपतियों की तरफ से राहुल गांधी को टेम्पो में भर के पैसा भेजने की बात कही गई। तो राहुल गांधी को जितना कांग्रेस पार्टी या वो खुद अपने प्रयासों से उतना चर्चा में भले न रहे, भारतीय जनता पार्टी उनको चर्चा में हमेशा लाती रहती है और ये उसके रणनीति का हिस्सा है कि देश में देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और देश की दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। और अगर चुनाव की दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टि से भी, बल्कि उसके कार्यकर्ताओं में जो उदासी और जो इस बार उपेक्षा या शांत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं, उतनी दूसरी पार्टियों के नहीं दिख रहे हैं। भले उनका कोई आधार है या नहीं है, उनके पास वोट बैंक है नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह इस बार उतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो फर्क क्या है? सिर्फ एक फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के घर घर में पहुंचे हुए हैं, अपने रोज की चर्चा में प्रधानमंत्री रहते हैं और सारा चुनाव और सारी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी को यह पता है कि ये उनका तुरुप का इक्का है और प्रधानमंत्री का चेहरा ही बीजेपी को सारी पार्टियों से अलग करता है और इस लड़ाई में उनको आगे पहुंचाता है। इसलिए वो बार बार चेहरे के तौर पर, और ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। जब वो मध्य प्रदेश में लड़ते हैं तब वो चेहरा नहीं बताते, जब वो राजस्थान में लड़ते हैं तब वो चेहरा नहीं बताते, जब वो छत्तीसगढ़ में लड़ते हैं तब वो चेहरा नहीं बताते, जब वो दिल्ली में लड़ेंगे तो अपना चेहरा नहीं बताएंगे। एक बार बताया तो आपने देखा क्या हुआ। लेकिन जब वो राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं तब वो चेहरे की बात करते हैं कि अदर हमारे पास ये चेहरा, क्योंकि उस समय उनका वो कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि देश के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी इन दो चेहरों के बीच में होगा तो उसे एज मिलेगा, उसे फायदा मिलेगा। देश में जब ये बहस चलने लगेगी कि आपको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुनना है या नरेंद्र मोदी को चुनना है, तो किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी का पलड़ा भारी पड़ेगा। तो इसलिए अब ये विकास बनाम जिहाद, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देना, मामला कुछ नहीं है। हर रैली में यही बात आगे आने वाले दिनों में और तेजी होगी। बात जो हमेशा मैं आपसे कहता हूं, एक तरफ तो वो लोग हैं जो 85-15 बैकवर्ड और दलित को जोड़ते हैं और फॉरवर्ड को अलग करते हैं, वो एक 85-15 का नारा इस देश में 90 के दशक के बाद लगा। एक 85-15 हिंदू और मुसलमान का है और ये दोनों पक्ष इन्हीं वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पर चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी 2 बार चेहरा बने हैं और देश ने उनको किस तरह से नकारा है ये सब लोगों ने देखा है। लेकिन बजाय इसके राहुल गांधी सड़क और संसद में कांग्रेस बीजेपी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में कभी पीछे नहीं दिखे। विपक्ष के जितने नेता देश में हैं उसमें सबसे ज्यादा आक्रामक और मुखर अगर आप देखें तो 3 ही नेता हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। तो वो तो जेल ही में है, अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला है और ममता बनर्जी का जो दायरा है वो पश्चिम बंगाल के आगे निकल नहीं पाता। तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा जरूर है और बीजेपी की ये कोशिश है, जबकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि मुद्दों पर चुनाव हो, महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, किसानों की समस्याओं पर हो, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने, ये मुद्दे वो आगे कर रहे हैं। वो चेहरों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन बीजेपी जो उसका स्ट्रांग होल्ड है और ये उसे करना भी चाहिए। ये देखिए
अंततः कोई ये नहीं देखता है। 4 जून को सिर्फ ये देखा जाएगा कि बाजी किसने जीती, कैसे जीती, क्या क्या बोला, क्या क्या अस्तर था, इसको कोई बहुत याद नहीं रखता। इतिहास में जीतने वाले का नाम खाली अंकित होता है। चुनाव हार कौन गया, जब तक वो बड़ी हस्ती नहीं होता तब तक उसका कोई जिक्र नहीं होता। जीता कौन, वही इतिहास में उसका नाम रहता है। बिल्कुल, जीत हार ही मायने रखती है जब रिजल्ट आते हैं, और उसके बाद उससे पहले क्या बयान किसने दिए, किस तरह से हराया, उस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं थी। ठीक कह रहे हैं आप राजीव।